क्या की को ऑन करते ही बल्ब तुरंत ऑन हो जाता है? क्या सारे चार्जेस कंडक्टर के एक साथ एक ही दिशा में फ्लो करते हैं? और यदि ऐसा है तो फिर करंट एक स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? करंट की दिशा क्यों नहीं होती है? आइए आज इन सभी क्वेश्चंस को हम बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे हमारे चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th। इससे पहले क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 एंड 2 हमारे चैनल पे बने हुए हैं। इसी तरीके से हमने सारे कॉन्सेप्ट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सारे न्यूमेरिकल्स को भी कवर किया हुआ है, तो आप हमारे चैनल में उसको चेकआउट कर सकते हैं। आज बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 1, जिसको हम शुरू करेंगे सबसे पहले करंट के डेफिनेशन से। तो व्हाट इज करंट? करंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। लेकिन ये तभी अप्लाई होता है जबकि करंट स्टेडी फॉर्म में हो। लेकिन अगर करंट स्टेडी फॉर्म में ना हो तो हम एक इंस्टेंटेनियस करंट डिफाइन करते हैं, आई इंस्टेंटेनियस, जिसकी वैल्यू होती है चार्ज अपॉन टाइम व्हेन टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, जिसको कि कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। इसी को हम लिखते हैं dq अपॉन dt। तो हम लोग करंट को किस तरीके से डिफाइन करते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट dq अपॉन dt के फॉर्म में, और यदि स्टडी करंट है तो कितना चार्ज फ्लो किया है गिवन टाइम में उसके रेशियो के हिसाब से। ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इन जनरल हम एम्पियर को समझ सकते हैं 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। लेकिन इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले चैप्टर में, जिसको कि आने वाले चैप्टर में हम क्लियरली डिफाइन करेंगे और इसको समझेंगे। अभी हम आगे मूव करते हैं। अभी हम लोगों ने समझ लिया इलेक्ट्रिक करंट। अगला टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ अ पोटेंशियल डिफरेंस। जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है, जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी की तरफ मूव करते हैं विद द एवरेज वेलोसिटी, जिसको कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर लिया हम लोगों ने। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स द हायर पोटेंशियल। नाउ अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का यूज करें तो ये हो जाएगा u एवरेज प्लस एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम। यहाँ पर जो टाइम है उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं और इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है इसको समझने के लिए हम समझते हैं कि सपोज आपको एक कंडक्टर का कोई एक सेक्शन दिया हुआ है एट रूम टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर्स पर एटम्स के जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एटम को छोड़कर बन जाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि क्रिस्टल लैटिस में आराम से मूव कर सकते हैं। यहां पर मैंने गोले से एटम्स को रिप्रेजेंट किया है और क्रॉसेस से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट किया है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ रहता तब यही इलेक्ट्रॉन्स जिगजैग पाथ में ट्रैवल करते रहते हैं और बार बार एटम्स के साथ टकराते हैं और इनकी कोई एक एवरेज डायरेक्शन नहीं होती है। इस वजह से इनकी कोई एक एवरेज वेलोसिटी नहीं होती है बिफोर कोलिशन। कोलिशन से पहले जो एवरेज वेलोसिटी है वो होती है 0, क्योंकि इनके मोशन का कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। तो इसकी वैल्यू हो गई 0। नाउ एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन मास। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसमें से हम एफ को ले सकते हैं क्यू इंटू ई। यहां पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ई इंटू कैपिटल ई, टाउ अपॉन एम। नाउ ई इज इक्वल टू हमको पता है पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से माइनस डी वी अपॉन डी एक्स होता है। यहां पर हो जाएगा ये वी अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल। तो यहां पर हो गया ये ई वी टाउ अपॉन एम इंटू एल। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किनके किनके ऊपर डिपेंड करती है? ई तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मीन रिलैक्सेशन टाइम की प्रोपोर्शनल होती है, जो कि डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। हम कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, रिलैक्सेशन टाइम उसके ऊपर निर्भर करता है। तीसरा निर्भर करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर। ज़्यादा लेंथ ऑफ द कंडक्टर होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। इसके अलावा ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू।
तो यहाँ पर से हम लोगों ने समझ लिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है और मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं विद एन एवरेज वेलोसिटी। इस बीच में ये बार बार बीच बीच में आने वाले एटम्स के साथ कोलाइड करते हुए किसी एक जिगजैग पाथ में मूव करते हुए हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। हर कोलिशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है जो कि हीट एनर्जी ऑफ द कंडक्टर के फॉर्म में आपको दिखाई देती है। कोई भी वायर जब बहुत देर तक उसमें करंट फ्लो करता है तो वो गर्म हो जाता है, ये होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से। और कोलिशंस की वजह से एक नई प्रॉपर्टी जनरेट होती है कंडक्टर्स की जिसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, जिसको हम आने वाले टॉपिक ओम्स लॉ में कवर करेंगे। इसके अलावा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो चलिए चेकआउट कर लेते हैं कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। रिलेशन बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। इसको समझने के लिए हम शुरू करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट इज डिफाइंड एज आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। नाउ क्यू बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, एन इंटू ई बाय टी। नाउ एन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको मैं कैपिटल ले लेता हूं, तो कैपिटल एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू वी, वेयर स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन वी। एन इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, V is the volume, and small n is called as number of free electrons per unit volume. तो यही कॉन्सेप्ट हमारा यहां पर कैपिटल N यूज कर लेंगे, where capital N denotes total number of electrons in the conductor. N की जगह हो जाएगा स्मॉल n इंटू वी अपॉन ई अपॉन टी। नाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने डिफाइन किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस की जगह टोटल लेंथ ऑफ द कंडक्टर आ गया, तो यहाँ से अगर हम टाइम निकाल लें तो टाइम इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी हो जाता है। तो यहाँ पर इसी को हम लिख सकते हैं एन वी ई अपॉन एल, और वी डी चला जाएगा ऊपर, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर को हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ इंटू ई, यहाँ पर वी डी अपॉन एल, तो ये एल एल कैंसिल हो गया, तो करंट इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वेयर एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो है, ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, एंड वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने समझा कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मटेरियल के ऊपर और अदर फिजिकल कंडीशंस के ऊपर। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे हमको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए थे। न्यूमेरिकल नंबर 1, एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कंडक्शन इलेक्ट्रॉन वर्ड यूज किया गया है। इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हमको दिया हुआ है A इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। करंट हमको दिया हुआ है I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। एज्यूम दैट ईच कॉपर एटम कॉन्ट्रीब्यूट्स रफली 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमको इमेजिन करना है कि एक कॉपर एटम से एक फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है। डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, हमको निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था रिलेशन I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो वी डी की जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी I अपॉन एन ई ए। व्हाट इज एन, एन इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू एवागेड्रो नंबर। तो गिवन मास हमको कितना है, हमको दिया हुआ है डेंसिटी दिया है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या फिर हमको कैपिटल एन बाय वी निकालना है, तो वी को हम इस तरफ ले आएंगे, ये हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम।
तो यहां पर हमको सिर्फ यूज करना पड़ेगा डेंसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इंटू अपॉन मॉलिक्यूलर मास 63.5। डेंसिटी की भी वैल्यू डाल देता हूं मैं, डेंसिटी इज गिवन एज 9 इंटू 10⁻³ इंटू एवोगैड्रो नंबर 6 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू जो मिलती है वो मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये मिलेगी हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कॉपर इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एक बहुत ही स्मॉल वैल्यू होती है, बहुत ही एक छोटी सी वैल्यू होती है। इसके अलावा कंपेयर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑब्टेन्ड विथ थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग विद द कंडक्टर। चलिए इसमें दो क्वेश्चन और हैं। इसमें हमको कंपेयर करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी से या थर्मल स्पीड से। थर्मल स्पीड क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड या 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। थर्मल स्पीड यदि हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो थर्मल स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी। ये हम लोगों ने लास्ट ईयर थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ा था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 3/2 kBT, वेयर kb इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यदि हम 300 केल्विन लेते हैं और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, हाफ mv² इज इक्वल टू 3/2 kb इंटू टी। इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है v इज इक्वल टू √3 टाइम्स kb इंटू टी बाय m। सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और बाकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने पर ये वैल्यू हमको मिलती है नियरली 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपॉन 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। दिस इज द रेशियो। और यहाँ पर हमको दिख रहा है कि थर्मल स्पीड के कंपैरिजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। मूव करते हैं आगे। इसके अलावा यदि हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कंपेयर करना है प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, c के बराबर, जिसको हम कवर करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के चैप्टर पर। तो ये भी हमारा बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट होती है 10⁻³ इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में लगभग 10⁻⁻11 टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कंपैरिजन में। ये हमारा न्यूमेरिकल कवर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसमें हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा हुआ है। जैसे इसमें दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एस्टिमेटेड वेरी फ्यू मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत स्मॉल वैल्यू होती है। हाउ करंट इज एस्टैब्लिश्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली इन द सर्किट। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम होती है तो जैसे ही हम लोगों ने स्विच को ऑन किया वैसे ही करंट कैसे फ्लो करने लगता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कैसे पहुँच जाता है। तो एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुँचता। जैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से स्प्रेड होता है और हर इलेक्ट्रॉन अपने रीजन में, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा स्पीड ऑफ लाइट से पूरे कंडक्टर में जनरेट हो जाता है और लोकली अपनी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट करते हैं। इस वजह से तुरंत ही सर्किट कंप्लीट होकर करंट फ्लो या करंट एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट जो होता है वो फोर्स की वजह से होता है ऑन द इलेक्ट्रॉन्स बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगाती है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगता है, उसकी वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो force should cause acceleration. Why do electrons acquire a steady average drift speed? इलेक्ट्रॉन्स एक स्टीडी स्पीड से क्यों आगे बढ़ते हैं, ये एक्सेलरेट होते होते इनकी स्पीड कंटिन्यूसली क्यों नहीं बढ़ती। तो इसको भी अभी हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो में समझा था कि जब एक इलेक्ट्रॉन मूव करने की कोशिश करता है तो वो बार बार एटम्स के साथ में टकराता है, जिससे कि उसकी स्पीड बार बार डिक्रीज होती है और बार बार फिर वो एक्सेलरेट होता है।
तो इस वजह से ड्रिफ्ट स्पीड को हम एक एवरेज स्पीड से डिफाइन करते हैं, जो कि लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू आता है थ्रू आउट द कंडक्टर के मोशन को लेने के लिए। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड स्मॉल है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बहुत कम है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो भी इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट क्यों प्रोड्यूस हो जाता है? इसके लिए रीज़न होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो कि 10⁻29 पर मीटर क्यूब लगभग के रेंज में होता है। मतलब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो छोटी छोटी वैल्यू होने पर भी ये एक बड़ी वैल्यू ऑफ करंट को प्रोड्यूस करते हैं। When electrons drift in a metal from lower to higher potential, does it mean that all the free electrons of the metal are moving in the same direction? Yes, we can say that all the electrons are moving in the same direction, but it is an average direction. एक ही डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश तो करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है तो, लेकिन बार बार ये टकराते रहते हैं, लेकिन एक एवरेज डायरेक्शन आगे की तरफ बनता है जब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड नहीं है तो इनका कोई एवरेज डायरेक्शन नहीं होता। आर द पाथ्स ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिशंस? यस, दो लगातार कोलिशन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन एक स्ट्रेट लाइन में ही होता है। इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों केसेस में दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, लेकिन इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक एवरेज डायरेक्शन नहीं होता है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाती है। और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रेट लाइंस में मूव करने के साथ साथ इनको एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक्सपीरियंस होता है, जो कि हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनके पास एक एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। लेकिन दो सक्सेसिव कोलिशन के बीच में, चाहे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हो चाहे नहीं किया हो, इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। बट हम ये कह सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स एक कर्व्ड पाथ में मूव करते हैं, क्योंकि इनके दो डायरेक्शन हो जाते हैं। एक इनका खुद का जो वेलोसिटी होता है सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में, और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज होता है। तो लगभग ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कर्व पाथ में मूव करते हैं, और इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्ट्रेट लाइंस में मूव करते हैं। तो आज हम अपना कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर के अंदर में, एवरेज डायरेक्शन ऑफ करंट क्यों नहीं लिया जाता है, और साथ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बाकी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को चेकआउट करें, चैप्टर नंबर 1 और 2 को चेकआउट करें, और आपको जिन टॉपिक्स और जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है आप वो हमको कमेंट बॉक्स में दे, ताकि हम उनका प्रॉपर वीडियो बहुत आसानी से समझाने के लिए आप लोगों के लिए ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।